हाँ, तो आपने ऐसा करना है कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना वेक्टर की, उसको आपने ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देना है, ताकि जो चीज़ें कुछ और स्टूडेंट भी होंगे तो वो उसको देख के रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ये कोशिश करनी है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो आपने माइक जो है, अब आप जो है ना ऑफ कर लें ज़रा। अगर आपने कोई बात करनी होगी तो आप ओपन करके बात कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये जो है वेक्टर, इसको कैसे कर सकते हैं और इसको सॉलिड फिल कैसे कर सकते हैं, और इसकी स्नैप हम लोग कैसे ले सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को हमने दिखाना हो वेक्टर के अंदर ड्राइंग अगर दिखानी हो, तो वो हम लोग कैसे उसकी पिक्चर लेकर तो वो उसको आगे दे सकते हैं हम। अब देखें, इसमें एक तो ये है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सी के अंदर आपके पास एक फोल्डर होगा सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो के नाम से। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर ये आपके पास फोल्डर बन जाएगा, और इस फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर आपने, मैं आपको कुछ चीज पिक्चरें बता देता हूँ। जैसे देखें, ये किश्ती वाली है, ये आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, और ये लीव्स वाली है, ये इस पे करनी है, और एक ये कंपनी के नाम से है, इस पे करनी है प्रैक्टिस। और कोशिश करनी है कि इस पे प्रैक्टिस करके आपने जो है शेयर भी करनी है अपने, जो है अपना ग्रुप वगैरह बना हुआ है व्हाट्सएप का। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखें, अगर हम वेक्टर अच्छा बना लेते हैं तो उसके बाद आ जाता है स्टिचेस। तो आज हम लोग स्टिचेस लगाने से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। ठीक है जी। स्टिचेस लगाने के लिए देखें, एक चीज आप अपने नोट में जरूर लिख लें अपने पास, कि हम लोग कोई भी अगर वेक्टर भी बनाते हैं या एम्ब्रॉयडरी में कोई भी चीज बनाएंगे वेलकम के अंदर, तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखें, जैसे मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊं, तो ये मुझे नीचे बता रहा है कि ये पॉलीगॉन से बना है और इसका ऑब्जेक्ट नंबर 4 है। जिस तरतीब से मैंने बनाए हुए होंगे ये उसी तरतीब से मुझे बताएगा कि ये इस फाइल का ऑब्जेक्ट नंबर इतना है और ये इस टूल से ये बना हुआ है। इसी तरीके से फिलिंग करने के लिए ये चीज़ आप अपने नोट्स जहाँ पे भी बना रहे हैं आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें ये चीज़, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए दो किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। दो किस्म के टूल कौन से होते हैं वो आज हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। देखें, एक वो टूल होते हैं इनपुट टूल। जो इनपुट टूल कहलाते हैं वो क्या करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट है इसको अंदर से फिल करेंगे, हमारी एम्ब्रॉयडरी यानी कि धागा जो है अंदर से लगाएंगे। ये एक किस्म हो गई इनपुट टूल। ठीक है, और दूसरी किस्म है आउटपुट टूल। जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, हम लोग उसकी एक आउटलाइन लगाते हैं, तो वो आउटलाइन के टूल्स हैं। आप ये चीज नोट कर लें अपने पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए दो किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक इनपुट टूल, और नंबर दो आउटलाइन टूल। ठीक है, दो किस्म के टूल हो गए। अब जो हमारे इनपुट टूल हैं उनके आगे सेक्शन है। ठीक हो गया। इनपुट टूल में सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट ए। हम लोग पहले ये देखेंगे, पहले ही आप अपने नोट्स में लिखते जाएं कि इनपुट टूल और आउटपुट टूल क्या हैं, उनकी डिटेल क्या है। बाद में हम लोग इसको फिल भी करके देखेंगे। अब इनपुट टूल क्या करेंगे वो हमें पता चल गया कि वो ऑब्जेक्ट को अंदर से फिल करेंगे, और आउटलाइन के जो उनसे टूल हैं वो
आउटलाइन उसकी क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। अब इनपुट के 5 टूल्स हैं जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनपुट के टूल हैं, लेकिन इनमें से 4 इस्तेमाल होते हैं जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनपुट ए। इनपुट ए के बाद है इनपुट बी, उसके बाद है इनपुट सी। अब मैंने आपको बताया कि इनपुट के 5 टूल हैं, लेकिन इस्तेमाल 4 होते हैं, यानी कि 4 टूल इस्तेमाल होते हैं। पांचवा ये जो इनपुट सी है, ये टूल जो है इनपुट का है। देखिए जैसे अगर मैं उसके ऊपर माउस लेके गया हूँ तो बता रहा है कि ये इनपुट सी है। टूल तो ये इनपुट का है, लेकिन ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूजन फिल, और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स फिल। तो हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करना चाहें अंदर से, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि वो इनपुट ए से फिल करें। अगर वो इनपुट ए से फिल नहीं हो सकती तो बी से करें। अगर बी से भी नहीं हो सकती तो उसको फ्यूजन से करें या कॉम्प्लेक्स से करें। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, कॉम्प्लेक्स फिल और फ्यूजन फिल, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से फिल करने के लिए। लेकिन हमें कोशिश हमेशा ये करनी है कि जो भी चीज बनाएं वो इनपुट ए से या बी से बनाएं। ठीक है। ये हमारे हो गए इनपुट के टूल, और इसके 5 सेक्शन हैं इनपुट के टूल के। इनपुट ए, बी, सी, फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स फिल। आपने जहाँ पे इनपुट सी लिखना है, आप जहाँ पे नोट बना रहे हैं उस नोट में आपने लिख लेना है कि इनपुट सी जो है इनपुट का टूल है, लेकिन ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये इनपुट सी जो है टूल इनपुट का है और आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। ये हमारे 5 टूल हो गए जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो इसमें टूल हैं इनपुट के, लेकिन उसमें से सी जो है हमारी आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह आउटपुट आउटलाइन के टूल हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि आउटलाइन के टूल हमें जो है वो लगाने होते हैं। वो किस तरीके से लगाएंगे, उनमें सबसे पहले आता है रन। ये रन क्या करता है, इसको भी डिटेल से देखेंगे, और इनमें सारे जो उनसे डिटेल टूल हैं उनको भी हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे आज। आउटलाइन में सबसे पहले रन आता है, उसके बाद ट्रिपल रन है, उसके बाद मोटिव रन है, और उसके बाद जो है बैक स्टिच है, और उसके बाद स्टैम्प स्टिच है। जिस तरह इनपुट के लिए हमें 5 टूल चाहिए फिल करने के लिए, अंदर से उसको फिल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी तरह हमारे पास आउटलाइन के भी 5 टूल हैं, रन, ट्रिपल रन, मोटिव रन, बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इस ऑब्जेक्ट को इनपुट ए से फिल करने के। तो ये देखिए, मैं इनपुट ए जब आप क्लिक करेंगे ये टूल आपके हैंड में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, माउस में जब आप ड्राइंग बना रहे थे, हम लोग ड्राइंग बना रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राइट क्लिक होगा वो हमारे कर्व के लिए इस्तेमाल होगा। अगर हम कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट को कर्व देना चाह रहे हैं तो वो कर्व के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर कहीं पे स्ट्रेट नोड लगाना चाह रहे हैं तो वो लेफ्ट क्लिक से होगा। इसी तरह इनपुट ए के अंदर भी यही रहेगा कि आप अगर कहीं से कर्व देना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को बनाते हुए तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेट नोड देना चाह रहे हैं वहां पे तो आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, आपने सिर्फ घबराना नहीं है। कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ समझने में, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है। अब इनपुट ए किस तरीके से काम करेगा। इनपुट ए ये है कि समझ लें आपने 2 पेंसिलें ले ली, आपके पास 2 पेंसिलें हैं, आप 2 पेंसिलों से बनाते हुए, यानी कि देखें एक पेंसिल मेरे पास ये आ गई, मैंने एक क्लिक किया, और अब ये दूसरी पेंसिल का क्लिक किया। अब दूसरी पेंसिल को क्लिक, अगर आप
इस साइड पे देखेंगे, मैं आपको इसके कॉर्नर में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरा माउस है, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो देखिए मैंने इनपुट ए का टूल लिया। अब वो जब पहला क्लिक लगाऊंगा वो बोल रहा है मेरे को इंटर पॉइंट 1 ऑन साइड 1, यानी कि देखें इस ऑब्जेक्ट की दो साइड्स हैं, ये एक साइड है, दूसरी साइड ये है। स्टिचेस मैंने इस एंगल में लगानी है जिस एंगल में मैं माउस को होवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसकी जो सी साइड 1 है ना वो क्लिक करें। अब ये देखें ये साइड 1 क्लिक जैसे ही मैंने करी तो अब वो बोल रहा है वहां पर के इंटर पॉइंट 1 ऑन साइड 2, जो उसकी दूसरी साइड है वहां पे भी आप क्लिक करें, ठीक है। अब ये दो साइडें मैंने उसकी बना ली अपने ऑब्जेक्ट की। अब वो बोल रहा है फिर साइड 1 पे आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको नीचे मैंने दोनों पे स्ट्रेट क्लिक लगाया और ऊपर मैं थोड़ा सा कर्व देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे कर्व आएगा और अब वो साइड 2 जो सी है वहां पे भी कर्व करूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे खत्म करना चाह रहा हूँ, तो अब वो फिर मेरे को .3 जो है उसकी साइड 1 मांग रहा है और .3 की साइड 2 मांग रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इतना बनाकर इंटर दबाऊंगा तो ये वहां पर फाइनल हो जाएगा, यानी कि जितना मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है उतना फाइनल हो जाएगा। ये देखें अगर मैं ट्रू व्यू खत्म कर दूं इसका तो ये चीज बनेगी, ठीक हो गया। अब ये दो साइडों से काम करता है। अब हम लोग इनपुट ए से ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। अब देखें मैंने इनपुट ए की जो सी साइड 1 है उसको भी क्लिक कर दिया और बी को भी क्लिक कर दिया। उसका इनपुट ए की साइड 1 और बी दोनों के क्लिक कर दिए। अब मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए है, मैं यहाँ पे कर्व राइट क्लिक करूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक और राइट क्लिक, आगे जितने भी आ रहे हैं वो कर्व आ रहे हैं तो मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करता जाऊंगा, आगे नोड जो हैं कर्व वाले लगाता जाऊंगा। और यहाँ पर मुझे स्ट्रेट चाहिए तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लगा दूंगा दोनों ही क्लिक, ठीक हो गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया एम्ब्रॉयडरी के अंदर, ठीक है। ये किससे बनाया हम लोगों ने, इनपुट ए से बनाया। जब देखिए आप इसको सिलेक्शन में लाएंगे तो ये नीचे बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 15 है और ये किससे बना हुआ है, इनपुट ए से। अब यही चीज अगर हम लोग बनाना चाहें बी से तो वो कैसे बनाएंगे, इसको मैं साइड पे रखता हूं और अब देखें मैं बी से, अब बी क्या करता, बी पे किस तरीके से वर्किंग होती है। अब जैसे इसमें जो है इनपुट ए से मैंने साइड 1 और साइड 2 इनको इक्वली लेके गया हूँ, ठीक है ना। इनको मैं इक्वली लेके गया हूँ और एंड पे मैंने जाके इंटर दबा के उसको जो है क्लियर कर लिया जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हुआ। अब इनपुट बी इस तरीके से काम करता है कि पहले आपको साइड 1 जो है वो सारी की सारी डिफाइन करनी है। वो कैसे होगी, जैसे देखें अब मेरी ये साइड 1 थी तो मैं साइड 1 यहाँ से लेता हूँ और इसको सारे को मैं मुकम्मल कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक हो गया। अब मेरी साइड 1 मुकम्मल हो गई। अब जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो मेरे माउस के ऊपर साइड 2 स्टार्ट हो जाएगी इंटर दबाने के बाद। अब वो कहेगा, अगर आप कॉर्नर पे देखें यहाँ पर तो अब वो कह रहा है कि अब जो आपका .1 है ना वो साइड 2 का, आप .1 लगाना शुरू करें। अब मैंने जहां से साइड 1 शुरू करी थी, क्योंकि साइड 1 का पॉइंट नंबर 1 ये था, ठीक है ना, जहां से मैंने उसको स्टार्ट किया था। और साइड 2 जो सी है उसका भी .1 यहां से ही शुरू होगा जहां से मैंने साइड 1 का शुरू किया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट नोड लगाऊंगा, यहाँ पे कर्व राइट क्लिक आ गया, यहाँ पे भी राइट क्लिक, यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लगा दूंगा, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये मेरे को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट नंबर 16 है और ये इनपुट बी से बना है। अब देखें दोनों एक ही चीजें बनी हुई हैं लेकिन दोनों टूलों से मैंने वो काम ले लिया। मैंने इसको जो है इनपुट ए से भी बनाया और बी से भी बनाया।
अब अगर मैं इसको फ्यूजन से बनाना चाहूँ, उसका क्या तरीक़ाकार है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे नीचे वेक्टर भी चाहिए। अगर देखें, इसके नीचे देखूँ तो मैं इसको हिला के देखूँ, इसके नीचे कोई और वेक्टर नहीं है। मैं कंट्रोल Z करूँगा और अपनी जगह पे ले आया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वेक्टर भी यहाँ पर ही रहे और इसका एक ऑब्जेक्ट भी मैं फ्यूजन फिल में बना लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्शन में लाके कंट्रोल D करूँगा ताकि मेरे पास इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाए एक और। तो कंट्रोल D मैंने किया, ये कॉपी हो गई। अगर देखें आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉपी हो गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी देखें ऑब्जेक्ट नंबर 4 है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल D से डुप्लीकेट करूंगा, तो अब देखें ऊपर वाला जो सा मेरा ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्शन में है और नीचे जो है इसके ऑब्जेक्ट नंबर 4 पड़ा हुआ है जो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। डुप्लीकेट मेरे पास आ गई, ऑब्जेक्ट नंबर 14 है, ये पॉलीगॉन से बना हुआ है। अब ये सिलेक्शन में लाने के बाद वेक्टर को मैं क्लिक करूंगा फ्यूजन फिल से, फ्यूजन फिल पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे से यहाँ पे पूछेगा इंटर एंट्री पॉइंट के आप इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कहाँ से इंटर होना चाहते हैं। मैं क्लिक करूंगा कि जी मैं यहाँ से इंटर होना चाहता हूँ। और एग्जिट पॉइंट वो पूछेगा कि आप एग्जिट कहाँ से होना चाहते हैं। मैं उसको कहूंगा कि मैं यहाँ से इसमें एग्जिट होना चाहता हूँ। आप नीचे कॉर्नर पे देखते जाएं, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आगे वो बताता जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने उसको एंट्री पॉइंट भी दे दिया और एंड पॉइंट भी दे दिया। अब वो बोल रहा है इसको एंगल पॉइंट दें। अब एंगल पॉइंट क्या है, जो ये मेरी स्टिचेस चल रही हैं। अब देखें यहाँ पर ये एंगल आ रहा है मेरा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये एंगल नहीं आ रहा, मेरा ये एंगल आ रहा है। क्योंकि जिस तरतीब से मैंने वो नोड लगाए थे वो एंगल उस तरीके से बना रहे थे जहां जहां पे मेरे नोड लग रहे थे। तो अब मैं इसको कहूंगा कि आप यहाँ पर जो है एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक इसको एंगल देने के लिए। अब ये देखें एंगल लग गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस एंगल में स्टिचेस चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक एंगल दे दूंगा और एक यहाँ पे चाहता हूँ तो यहाँ पे दे दूंगा। ठीक हो गया, 3 एंगल मैंने दे दिए। एंगल मेरे मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं इंटर का बटन दबाऊंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट फिल हो जाएगा। अब ये देखें ये 17 नंबर ऑब्जेक्ट है और ये फ्यूजन फिल से जो है मैंने फिल किया। अब मैं इसको भी साइड पे रखता हूँ। अब ये देखें कि जो मैंने 14 नंबर ऑब्जेक्ट बनाया था, जब मैंने उसको कॉम्प्लेक्स फिल में कन्वर्ट फ्यूजन फिल में कन्वर्ट किया तो वो 14 नंबर तो खत्म हो गया, वहां से उसने उसी को ही फ्यूजन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका नंबर आ गया 17। ठीक है। अब अगर मैं इसको डुप्लीकेट ना करता तो ये चीज यहाँ से मेरा वेक्टर गायब हो जाता और वो कन्वर्ट हो जाता फ्यूजन के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पे कॉम्प्लेक्स फिल से भी फिल करके देखूं। तो मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊंगा। सिलेक्शन में लाने के बाद मैं कॉम्प्लेक्स फिल के ऊपर क्लिक करूंगा और इसमें भी देखें वो मेरे से पूछ रहा है कि इसका एंगल पॉइंट दें। इसमें स्टार्ट एंड नहीं मांग रहा आपसे कि आप कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें जैसे हमने फ्यूजन के अंदर 3 एंगल लगाए थे, इस तरह कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही एंगल दे सकते हैं, एक से ज़्यादा एंगल यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें अगर मैं स्टिच इस एंगल में रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऊपर जिस एंगल पे करना चाहूँगा वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब देखें जैसे ही मैंने एंगल मुकम्मल किया उसने उसको फिल कर दिया और हुआ क्या कि वो नीचे जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैंने डुप्लीकेट नहीं किया था, वो वहां से खत्म हो गया वेक्टर उसका और उसने वेक्टर को ही कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स में। ठीक हो गया। अब ये देखिए 17 नंबर ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लेक्स फिल से फिल हुआ है। अब ये स्टिचेस हम लोगों ने चारों टूल जो हमारे हैं इनपुट के, हम लोगों ने उससे इनको फिल कर लिया। इनपुट ए से भी किया, बी से भी किया और फ्यूजन से भी किया और कॉम्प्लेक्स से भी किया। अब जो अगर मैं एंगल देखना चाहूँ, जैसे देखें कॉम्प्लेक्स में मैंने जो सा एंगल लगाया था,
जैसे ही मैं इसमें रीशेप में जाऊंगा, रीशेप आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करना चाहते हैं तो उस रीशेप के लिए आपको एच शॉर्टकट की है उसकी, एच फॉर हॉर्स। जब जैसे ही आप एच दबाएंगे तो उसकी रीशेप की ऑप्शन ऑन हो जाएगी और आप उसको रीशेप कर सकते हैं। अब देखें जैसे ये नोड लगे हुए थे, मैं इसको रीशेप करना चाहूँ जहाँ पे भी, तो वो उस स्टाइल से, मैं अगर मेरी कोई चीज़ ठीक नहीं बनी तो मैं उस हिसाब से उसको रीशेप कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये जो चीज़ आ रही है ये मेरा एंगल है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो सा येलो नोड होगा वो आपका स्ट्रेट होगा, और जो सा आपका लाइट ब्लू होगा वो आपका जो है कर्व वाला नोड होगा। वो कर्व में जो है उसको रीशेप कर सकते हैं। और अगर आप मजीद ऐड करना चाहें, देखें जैसे मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, तो अगर मैं स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको जो है लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रेट नोड मेरे पास आ जाएगा, और इस तरीके से मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ क्या नाम है इसका, कर्व वाला नोड, तो मेरे को यहाँ पे राइट क्लिक करना चाहिए था। इसको मैं डिलीट करता हूँ और राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर कर्व वाला नोड लग गया। अच्छा, अगर गलती से मेरे से यहाँ पर स्ट्रेट वाला नोड लग गया और मेरे को यहाँ पे चाहिए तो कर्व वाला था, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कर्व वाले के अंदर। वो कैसे? जस्ट इसको सिलेक्शन में लाने के बाद मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा, कीबोर्ड पे जो स्पेस का बटन होता है उसको दबाऊंगा तो ये देखें कर्व में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको मैं स्ट्रेट में रखना चाहूँ तो स्ट्रेट में हो जाएगा, और अगर मैं इसको कर्व में करना चाहूँ तो कर्व में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता रहा था कि एंगल, अब देखें कॉम्प्लेक्स फिल में मैं एक से ज्यादा एंगल यूज नहीं कर सकता। अब जैसे मेरा इनपुट ए के अंदर यहाँ पर स्टिचेस इस तरीके से लगी हुई और यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई हैं, लेकिन इसमें अगर देखें तो आपको स्टिचेस एक ही एंगल में, जो एंगल मैंने बनाया था ये उसी एंगल में लगी हुई है सारी स्टिचेस। अगर मैं एंगल का रुख चेंज करूंगा तो ये स्टिचेस का रुख भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस शेप में आ जाए, जहाँ पे मैं एंगल करता जाऊंगा ये मेरे ऑब्जेक्ट की स्टिचेस उस लय में चलना शुरू हो जाएंगी जो मैंने एंगल दिया हुआ होगा उसको। ठीक हो गया, एंगल ये वर्किंग करता है। और इसमें फ्यूजन फिल में मैंने देखे 3 जो है एंगल लगाए थे, तो ये वहां वहां पर ही लगे हुए हैं जहां जहां पे मैंने लगाए थे, जहां जहां पे मैंने क्लिक किया था। अगर मेरे से गलती से कहीं पे एंगल, कस्टमर मेरा कहता है कि इसके एंगल यार आप यहाँ से थोड़े से सीधे कर दो और यहाँ से आपके ठीक हैं, तो आप इस एंगल को चेंज करके वहां पे उसकी स्टिचेस के एंगल जो हैं चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इनपुट ए के अंदर जो है आपके पास जहां जहां पे देखे मैंने नोड लगाए थे, जहां जहां पे मैंने क्लिक किया था, क्योंकि ये जब मैंने स्टार्ट लिया ये ए साइड थी इसकी, ए साइड का .1 था। इसी तरह ये जो इस साइड पे था वो साइड बी का .1 था, और आगे वाला जो था पॉइंट वो पॉइंट था 2 साइड ए का, और ये साइड बी का .1 था। अब देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये उस एंगल में चला जाएगा, लेकिन जहां जहां पे मैंने बनाते हुए इसको क्लिक किया हुआ होगा उसके जो उनसे ऑपोजिट जो मैंने उसके पॉइंट लगाए हुए होंगे, साइड ए के 1 पॉइंट के ऑपोजिट जो सा एंगल मैंने यानी कि पॉइंट लगाया हुआ होगा साइड बी के 1 पॉइंट पर, ये उस एंगल में जाएगा। जैसे मेरा ये जो मैंने सेलेक्ट किया है साइड बी का जो है ये मेरा .1 था और ये साइड ए का, अगर मैं ये पॉइंट साइड बी का यहाँ पर लगाता तो ये एंगल इस स्टाइल में आ जाता ऑटोमेटिकली पहले ही। और उसके बाद अगर मैं चेंज करना चाहता एंगल को तो मैं इसको रीशेप में जाके हूँ चेंज भी कर सकता था। ठीक है। और बी के अंदर, बी के जब आप रीशेप में जाएंगे तो इसमें आपको कोई एंगल शो नहीं होगा। ठीक है ना, बी में आपको कोई एंगल शो नहीं होगा। वो किस लिए? क्योंकि बी का जो सा एंगल होता है
वो इसकी जो सी साइड ए और बी का जो सा .1 होगा, ये इसका एंगल काउंट होगा। और इसी तरीके से इसका जो सा लास्ट एंगल पॉइंट, ये पॉइंट होंगे साइड ए के और बी के, ये वो होंगे। अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं तो ये देखें कि इसको मानते हुए ये चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊं तो ये इस एंगल को मानते हुए चल रहा है। इसको ले जाऊं तो ये देखें इस एंगल को मानते हुए चल रहा है, और यहाँ से इसने मेरा ऑब्जेक्ट भी खराब कर दिया। तो ये भी चीज यूज होती है। आगे जब हम लोग आगे देखेंगे आउटलाइन में बहुत अच्छे इसके इफेक्ट भी बनते हैं इनपुट बी से। तो ये थे हमारे इनपुट के टूल। इनपुट के टूल से हम लोग फिलिंग इस तरीके से कर सकते हैं और उनको रीशेप कर सकते हैं और उनको एंगल दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फ्लावर को फिल करना चाहूँ, देखें जस्ट मैं अगर कॉम्प्लेक्स फिल से फिल करना चाहूँ या फ्यूजन से करना चाहूँ, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और फ्यूजन को सिलेक्ट किया और दोबारा अगर देखें जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप इसका एंट्री पॉइंट दें और एंड पॉइंट दें और उसको एंगल दें। अगर आप ऑटो करना चाहें तो देखिए मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसको करने के बाद मैंने फ्यूजन को क्लिक किया और मैं इंटर को 2 दफा दबाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली वहां पे एंगल और उसका स्टार्ट एंड अप्लाई करेगा और उसको फिल करेगा। दोबारा से देखें अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फिल करना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया और फ्यूजन फिल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखें, और इंटर को 2 दफा दबाया और उसने उस मेरे वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया फ्यूजन के अंदर। और कॉम्प्लेक्स फिल में भी ऐसे ही होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और कॉम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट करूं और इंटर दबाऊंगा, सिर्फ सिंगल इंटर दबाऊंगा, तो वो उसने फिल कर दिया। अब फिल तो कर दिया उसने, ऑटो किया है क्योंकि मैंने उसको एंगल नहीं बताया, जस्ट मैंने इंटर कर दिया। तो अब मैं रीशेप में जाकर इसका जो एंगल है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि ये इस एंगल में लग जाए। तो होता ये है, मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने कोशिश ये करनी है कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाएं, आप इनपुट ए से उसको कोशिश करें। अगर आप इनपुट ए से ना बना सकें तो उसको बी से बना लें, और अगर बी से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ्यूजन से बना लें। जैसे देखें अब इसमें आपको ज्यादा एंगल चाहिए थे, यहाँ पे स्टिचेस का एंगल ये होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे। अब अगर कॉम्प्लेक्स से बनाऊंगा तो ये तो खराब हो जाएगा ना। तो इसमें अगर मैं बाद में एंगल देना चाहूँ वो भी दे सकता हूँ। उसको भी इंशाल्लाह आगे हमारी टूल बार्स आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से वो टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग इनके एंगल मजीद बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्यूजन से और कॉम्प्लेक्स से भी काम कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे अगर आपने एक डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने 3-4 दिन लगाए, कोई बड़ा डिज़ाइन था ब्रांड का, आपने उस पर वर्किंग करी और आपने सारी की सारी फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स में कर दी, और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आपको उसी डिज़ाइन के कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी कि आप जो है वो डिज़ाइन जो बना हुआ है उसका वो ऑब्जेक्ट आप अपनी फाइल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, न्यू किसी फाइल के अंदर। तो वो हो सकता है जो फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स से बनी हुई चीज़ होगी वो बाज़ औक़ात करप्ट हो जाती है, वो फिर वर्किंग नहीं होती उसके ऊपर ना, आप उस पर वर्किंग नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ आपने इनपुट ए और बी से बनाई हुई होगी वो कभी भी आपकी ना तो करप्ट होगी ना उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब होंगी। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाएं उसको जो है इनपुट ए से कोशिश करें या बी से बनाएं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आउटलाइन के जो से टूल हैं। ये हमारे इनपुट के टूल हो गए। किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए जो है 2 किस्म के टूल इस्तेमाल होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, इनपुट के टूल और आउटलाइन के टूल। इनपुट के टूल्स में हमारे पास इनपुट ए है, बी है, सी है, लेकिन सी आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमेशा अगर आप कहीं पर अपना जो है इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये चीज़ लाजमी उनको कंफर्म करें। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए कितने किस्म के टूल इस्तेमाल होते हैं, 2 किस्म के टूल होते हैं। 2 किस्म के कौन से होते हैं?
एक इनपुट टूल होता है और आउटलाइन के टूल होते हैं। इनपुट में इनपुट ए बी सी, फ्यूजन फिल और कॉम्प्लेक्स फिल, और आउटलाइन आउटलाइन में रन, ट्रिपल रन, मोटिव रन, बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो से आउटलाइन के टूल हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, अगर मैं रन को सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, और इसका मैं जो है कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा वाज़े नज़र आए। अब ये देखें, हमारे यहाँ आम जो होती हैं सिलाई मशीनें, जैसे हम लोग कोई कपड़ा सीते हैं तो उसमें देखें एक सिलाई लगती है, एक टाँका लगता है, उसके बाद दूसरा टाँका लगता है, इसी तरह वो सिलाई जो है हमारी मुकम्मल होती है। आप ये समझ लें कि इसकी जो सी आउटपुट आपको मिलेगी एक सिलाई की मिलेगी। जैसे हमारी मशीन, सिलाई मशीन जो घरों में आम होती हैं वो ये वैसे सिलाई होगी, और सिंगल टाँका जैसे हमारा लगा हुआ होता है ये उसी तरीके से लगेगा। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला टूल जब हम लोग कोई डिज़ाइन की ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि मशीन पे कैसे चलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है पहले चलेगा उसके बाद कौन सा चलेगा, और उन दोनों के दरमियान में जो कनेक्टर आते हैं उनको वो कनेक्टर ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर ये टूल। आम डिज़ाइनों में वैसे भी यूज़ होता है, आउटलाइन के लिए भी टूल, आउटलाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर देखें, मैं अगर इसकी एक आउटलाइन लगाना चाहता हूँ रेड कलर की, तो मैं ये रन ली मैंने और मैं इसके किनारे किनारे पे फेरता गया और यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इसको मैंने कलर दे दिया रेड कलर। अब देखें, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसके ऊपर ये एक आउटलाइन की टूल बन जाए, आउटलाइन की एक रन लग जाएगी। इसी तरीके से ये खाली एक सिंगल सिलाई लगेगी। और इसके बाद आता है ट्रिपल रन। ट्रिपल रन भी बिल्कुल सेम यही काम करता है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो टांका लगेगा वो 3 दफ़ा चलेगा। यानी कि यहाँ से मशीन, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ से मशीन एक टांका लगा के आगे जाएगी और फिर एक दफ़ा पीछे आएगी, फिर एक दफ़ा आगे जाएगी, तो यहाँ पे 3 टांके हो जाएंगे। ये है ट्रिपल रन। ये भी यूज़ होती है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का बना हुआ देखा हो और उसके ऊपर आउटलाइन चली भी हो, तो आपने देखा होगा कि वो 3 दफ़ा धागा चला हुआ है या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा चला हुआ है। तो हम लोग इसको जो है 3 दफ़ा चला सकते हैं और 3 से ज़्यादा दफ़ा भी चला सकते हैं। अगर 15 दफ़ा तक चलाना चाहें 15 दफ़ा तक भी चला सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी चलाना चाहें, इसमें ऑप्शन 15 तक की है, लेकिन ज़्यादा भी चलाना चाहें वो भी चला सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आगे डिटेल से इसको देखेंगे। ये हमारे पास दूसरी आउटलाइन की टूल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। इसके बाद आ जाता है मोटिव रन। मोटिव रन ज़्यादातर बड़े ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है, और बाज़ औक़ात जैसे लाइन अगर लगानी हो और उसके अंदर हम लोग कोई चाहते हैं कोई एक डब्बी बनी हुई हो या कोई डिज़ाइन हो वो बार बार रिपीट हो जाए। अब देखें, जैसी मैंने आउटलाइन में से मोटिव रन को सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये एक ऑप्शन आ गई सिंगल मोटिव के नाम से। यहाँ पे और भी हैं, और ये आप अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे लेक्चर जो से हमारे आने वाले हैं, डिटेल से इसके ऊपर वर्किंग भी करेंगे, और इसके हवाले से वीडियोस भी मेरी मौजूद हैं चैनल के ऊपर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपना मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं देखना चाहूँ अभी जो सिलेक्शन में मेरे काइट वन है ये किस तरीके का डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ से एरो को यूज़ करते हुए देखूंगा कि काइट वन के नाम से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो ये देखिए, मैं यहाँ से इसको शुरू करूँगा और यहाँ पर इसको 2 दफ़ा एंटर दबाऊंगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें कि उसने एक डिफरेंट लुक दे दी, यानी कि एक बॉक्स था यहाँ पे बना हुआ वो ही बार बार रिपीट होना था, और मैं अगर इसको कर्व में भी करना चाहूँ, वैसे मैं स्ट्रेट लगा रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अगर स्ट्रेट में भी इसको ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ।
ठीक है ना। तो ये मोटिव रन है। अगर देखें आपका कस्टमर बोलता है कि जी ये तो मुझे पसंद नहीं आया जो शेप आपने लगाई, आप कोई दूसरी शेप लगा के दिखाएं। मैं ये शेप भी लगा के दिखा, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें आप अपनी कोई क्रिएशन, आपको आपने कोई एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट बनाया, आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी मोटिव रन बना के रख लूं ताकि मैं आने वाले डिजाइनों में उसको यूज कर सकूं, तो वो भी आप बना के रख सकते हैं। जैसे देखें, मैंने यहाँ पे अपने नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैंने एक ये केमिकल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैं जो वर्किंग करता हूँ उसमें मेरे को इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक दफा बना के रख लिया है, मैं बार बार यूज करता रहता हूँ इसको। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये मोटिव रन आपको बार बार रिपीट किसी चीज को अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको बना के रखना पड़ेगा और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैक स्टिच। तो ये बैक, जी जी सर मुझे ये जो आप बता रहे हैं ये सेव करना है, वो कैसे सेव करेंगे? हाँ, आप अपना कोई भी मोटिव बना के ना, कोई भी, जैसे ये आपने बना लिया, जी जी, बनाने के बाद इसको मैं कैसे सेव करूंगा? नहीं ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना उसके अंदर। ये तो कुछ भी देखें, मतलब आप कुछ भी बना के मुझे अगर बता दें देखें कैसे करके। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये बिगनर जोन से हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं देखें एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये मैंने हाँ जी ऑब्जेक्ट बना लिया और इसका मैं स्टार्ट, आप देखें जो बिगनर हैं उनको बेचारों को ये स्टार्ट और एंड का नहीं पता चलेगा। वैसे मैं क्यों बता पता देता, है सर, क्यों नहीं पता है? आपको कि पता है मोटिव ना। का मुझे स्टार्ट करंट पता है। हाँ, बाकी जो स्टूडेंट है तो उनको तो ना पता हाँ बेचारों तो को। उनको भी बता दें साथ साथ, ठीक हो गया। वो भी आगे अब चलेगा। ये देखो, मैं इसकी थोड़ी सी और शेप चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसके साथ का तो ठीक है, ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है। ये मैंने एक बना शेप लिया। बना ली। अब मैं चाहता हूं कि ये रिपीट हो जाए। अब इसका मैंने स्टार्ट यहाँ पे रख लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर एंड हो, इसी तरह है ना। एंड हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊंगा, सिलेक्शन में लाने के बाद स्पेशल में जाऊंगा, ऊपर टूल बार के अंदर स्पेशल में, और मोटिव में आऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मेक में। ठीक है ना। ठीक मेक है। में आने के बाद मैंने अगर कोई फोल्डर अपना बनाना है तो मैं यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दे लूंगा, जो भी नाम दूंगा। मिसाल के तौर पर ठीक है, मैं 1 2 3 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसको, इसका मोटिव का जो सा मोटिव मैं रन बनाना चाह रहा हूँ उसको कोई नाम देना चाह रहा हूँ। मैं इसको मोटिव 1 का नाम इसको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मोटिव 1 के नाम ठीक है, से मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको ओके करूंगा। अब ये मेरे से पूछेगा कि ये जो मोटिव आप क्रिएट कर रहे हो ये आप स्टार्ट कहाँ से जी करना चाह रहे हो और इसका एंड कहाँ पे करना चाह रहे हो। मैं इसको कहूंगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर इसका एंड हो जाए। ठीक है। जी। अब वो कह रहा है कि मोटिव मोटिव 1 हैज बीन क्रिएटेड। ठीक हो गया। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा क्योंकि मैंने बना लिया। अब मैं इसको डिलीट कर बना दूंगा। लिया फिर। ठीक है। ठीक है। अब मैं अगर मोटिव रन को सिलेक्ट अब देख, करूंगा, देखें ना, हाँ जी, अब देखें पूरा आ गया, ठीक ये है। मेरा एक फोल्डर बन गया 1 2 3 के नाम से, और हाँ जी, 1 2 3 के अंदर मेरा मोटिव 1 के नाम से मोटिव बन गया। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और मैंने जितनी लाइन वहां पे लगानी होगी, ड्रॉ करनी होगी, मैं करूंगा और वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक ठीक हो। हो गया, ये ठीक है, आप अपना भी कंटिन्यू। इस पे इंशाल्लाह डिटेल से जो है लेक्चर करेंगे मोटिव क्रिएशन पर, ताकि जो ठीक हो स्टूडेंट साथ चल रहे हैं, जो बिगनर हैं, जो बेचारे शुरू से इसको स्टार्ट ले रहे हैं अभी, उनके लिए तो ये चीज़ समझना मुश्किल हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे चल के इस पे ऐसे डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें देखें, अब हमने देख लिया रन, ट्रिपल रन और मोटिव रन। उसके बाद आ जाती है बैक स्टिच। अब बैक स्टिच किस तरीके से काम करती है, अगर उसको देखें हम लोग लगा कर, इसका भी मैं कलर चेंज कर लूं। अब ये देखें, जैसे हमारी ये ट्रिपल रन चल रही थी, जहां से ये स्टार्ट ले रहा था पॉइंट, वहां से एक आगे टांका जाता था, फिर वापस आता था, और ये फिर वापस वहां पे जाके 3 टांके मुकम्मल हो जाते थे। इसी तरह बैक स्टिच में भी 3 टांके ही लगते हैं। लेकिन ये क्या करता है,
कि जो हमारी पहली स्टिच चली हुई होती है, यानी कि यहाँ पर 3 टांके लगे हैं, इसको हम लोग 5 टाइम भी चला सकते हैं। इसकी स्ट्रोक की ऑप्शन आ रही है। डिफ़ॉल्ट में ये 3 टाइम चलता है, और अगर 5 टाइम करना चाहें 5 टाइम में ये चल जाता है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और यहाँ पे इसने एंड किया पेनिट्रेट का। फर्स्ट जोन सा इसका था टांका, उसके बाद दूसरा टांका लगाया और तीसरा लगाया। अब तीसरा लगाने के बाद ये क्या करता है कि जो पिछला टांका होता है उसके थोड़ा सा बैक आता है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये जितना बैक आ रहा है इसको हम लोग चेंज करना चाहें इसकी थिकनेस, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। कम और ज़्यादा भी इसका जो है यहाँ से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखें, ओवरलैप में जाकर हम लोग इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। जैसे देखें डिफ़ॉल्ट पर 50 पर था, तो ये इसके हाफ में से लेता है। यहाँ से फिर थोड़ा सा बैक आती है मशीन, फिर यहाँ से स्टार्ट करती है, और फिर अगला जब 3 मुकम्मल होते हैं फिर थोड़ा सा बैक आती है, और इस तरीके से। और इसको लोग जंजीरी टांका भी बाज़ औक़ात कहते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो लुक है जंजीरी टाइप भी आती है। अगर इसका क्राउड गैप इसका 25 पे कर दें, थिकनेस 25 पे कर दें, और इसका ओवरलैप थोड़ा सा छेड़ दें, तो ये थोड़ा सा जंजीरी की लुक भी देता है। ठीक हो गया। अब ये आ गई हमारी बैक स्टिच। इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टैम्प स्टिच। अब हमारा एक टूल इनपुट में से रह गया है, इनपुट सी। इनपुट सी और स्टैम्प स्टिच तकरीबन आप समझ लें मिलते जुलते हैं। इनमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, और बहुत माइनर भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट है। वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट है दोनों में। अब देखें, अगर मैं स्टैम्प स्टिच को यूज़ करना चाहूँ और मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊँ स्टैम्प स्टिच से, तो अब देखें कि स्टैम्प स्टिच लग गई, और इसकी जो है थिकनेस, ये प्रॉपर्टीज़ जैसी हमारी ये क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इनकी जो सी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और उसको देखेंगे कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज, इनकी डिफ़ॉल्ट क्या होती है, और हम लोग चेंज करके अच्छी लुक में कैसे उसको लेके आ सकते हैं। अब स्टैम्प स्टिच में थोड़ा सा तिरछा टांका होता है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब एक टूल हमारा रह गया इनपुट का, इनपुट सी। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर इनपुट सी यूज करूं, और इसमें देखें क्या है कि अगर आप टांका देखें बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तिरछा लगा हुआ है। इन दोनों में फर्क इतना होता है। अब ये डिफॉल्ट में तो 3 mm की होती है इनपुट सी, इसको अगर मैं 5 mm 10 mm 15 mm में करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन स्टैम्प स्टिच अगर देखें, इसमें अभी स्पेसिंग में आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया के लिए करके दिखाता हूँ। अभी इसकी थिकनेस जो है वो 2 mm है, यानी कि इसकी जो सी चौड़ाई है वो 2 mm है। जो इसकी स्पेसिंग एक स्टिच से दूसरी स्टिच के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो है 1.5 mm, और इसका एंगल है 45। अब मैं क्या करूँगा कि इनपुट सी की थिकनेस जो सी है, इसकी चौड़ाई जो है वो 2 mm करूँगा, और उसकी स्पेसिंग 1.5 mm करूँगा। इसको सिलेक्ट किया मैंने, मैं यहाँ से इसको जो है इसको 1.5 इसकी स्पेसिंग कर लेता हूँ, और इसकी जो सी थिकनेस है वो 2 mm कर लेता हूँ। अब देखें, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट सा लगा रही है, और अगर इनपुट सी के अंदर इनपुट सी में मैं ये लुक स्टैम्प स्टिच की मैं स्टैम्प स्टिच जो सी है उसको इसी लुक में लाना चाहूँ इनपुट सी की, तो वो किस तरीके से लाऊंगा? मैं जस्ट उसका एंगल चेंज करूंगा, इसको मैं 90 पर ले जाऊंगा, तो देखें बिल्कुल सेम वही लुक बन गई जो हमारी इनपुट सी में लगी हुई है। लेकिन स्टैम्प स्टिच को मैं इसकी जो सी थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है, मैं 3 mm से बड़ा नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं 3 mm से बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन इनपुट सी को मैं जितना अगर 5 mm में 10 mm में ले जाना चाहूँ जितना मर्जी कर सकता हूँ। ठीक हो गया ना? ये छोटा सा डिफरेंट है इसके अंदर, और ये माइनर भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि जब पूरा एक डिज़ाइन बड़ा बन रहा होता है उसमें कहीं पर आपको अगर चाहिए है स्टैम्प स्टिच 4 mm की, तो आप नहीं लगा सकेंगे।
तो आपको इनपुट सी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इनपुट सी जो है ये टूल तो इनपुट का है, लेकिन ये यूज सारा आउट लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखें ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी डुप्लीकेट कर लूं यहाँ पर और इनपुट सी से आपको इसका एक वो करके दिखाऊं, आउटलाइन लगा के दिखाऊं, तो बाज़ औक़ात आपने अगर डिज़ाइन देखे हो एम्ब्रॉयडरी के तो उसमें ये इस तरीके से चले हुए भी होते हैं। ये मैंने एंटर दबाया और ये देखें ये आउटलाइन मेरी बन गई। अब ये यूज तो आउटलाइन के लिए हुआ है, इनपुट तो इसने कहीं पे नहीं ऑब्जेक्ट को जो है फिल किया, इसने आउट फिल किया ना, आउटलाइन को फिल किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है टूल तो इनपुट का है और ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये क्लास? मेरा ख्याल है कि इतना बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो ये चीज़ें समझना थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह क्लास में हम लोग पूछ लेंगे। अगर नहीं तो हम लोग इसी को दोबारा से रिपीट भी अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग कर लेंगे, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। तो कोशिश यही करें कि प्रैक्टिस लाजमी करें आप लोग ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। और कल बता दें सर, कल क्लास कल कल स्टार्ट होगी, कल मतलब संडे है? नहीं, ये क्लास सिर्फ 3 दिन होगी, सैटरडे को, मंडे को और थर्सडे को। 3 दिन क्लास है। ठीक हो गया सर। और जो ठीक है, नेक्स्ट हमारी 7 बजे। जी जी 7 बजे मंडे को जो है मेरे को एक ज़रूरी काम है, अगर मैं वहाँ से जल्दी फारिग हो गया तो फिर क्लास होगी, नहीं तो उसको हम लोग आगे रख लेंगे वो मशवरे के साथ। ठीक है ना? ठीक है, वो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ना, बता दीजिए। हाँ चलें, ठीक है। ठीक है ठीक है। इम्तियाजुल हुदा भाई, आपको कोई चीज़ें समझ में आई आज? हेलो। जी जी। इंशाल्लाह मैं ना आज लिंक सेंड कर दूंगा इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको अलहदा से भी कर दूंगा मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। उसका जो है वो बना के ना 200-200 MB के जो आपको चाहिए हैं कि आपको डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही है, वो इंशाल्लाह मैं करके तो वो कर दूंगा। इम्तियाजुल हुदा साहब आपसे बात कर रहा हूँ। वो इंशाल्लाह मैं करके तो आपको लिंक देता हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। और अगर उसको इंस्टॉल करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीम व्यूअर पे हम लोग इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। ठीक हो गया? शुक्रिया। ठीक है जी, फिर अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।